बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हमने मोशनल ईएमएफ की बात कर ली थी और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी हम कर चुके थे। लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूँगा कि ये क्या होता है। देखो, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था जब हमने ईएमआई चालू किया था, तो नेचर ने ऐसा व्यवस्था कर रखी है कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तब तब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्पेस में ही हो जाता है, वैक्यूम में ही हो जाता है। जब तो जो अपनी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम में से बह लेती है। अब देखिए, जैसे ये है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्प्रेडेड है पूरा बोर्ड में, कमरे में, पूरे कमरे में, कमरे से बाहर भी, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, मान लो ऐसा स्प्रेडेड है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो स्प्रेडेड है सब जगह, इधर उधर इधर उधर, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एकदम कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तब तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना। हाँ, तो अगर B कांस्टेंट है तब तो आप सोचो ही मत, बात ही बंद कर दो। अगर B कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ईएमएफ जीरो है, फिर तो कुछ पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो B है ये समय के साथ बदलने लग गया, ये स्वयं ही, जैसे कैसे बदल सकता है? देखो, B के बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे B प्रोपोर्शनल टू T क्यूब हो सकता है, B प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर हो सकता है, B इक्वल टू सपोज A प्लस बी टी प्लस सी टी, ऐसे भी हो सकता है। यानी कि देयर में भी मल्टीपल वेज ऑफ चेंजिंग द B, टाइम के साथ में बदलेगा। अगर B वेरिएबल है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कुलर स्पेस ले लूँ, है ना, इमेजिनरी सर्कुलर स्पेस ले लेता हूँ मैं, ले लिया। अब अगर मान लो B सपोज ऐसा है, मान लीजिए अपन थोड़ा इजी बना लेते हैं, मान लो B इक्वल टू है A प्लस बी टी, ऐसा है ना, B इक्वल टू A प्लस बी टी है मान लीजिए। अब जब ऐसा है तो ये जो अपना सर्कुलर स्पेस है, इसकी रेडियस अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि R है, राइट। ऐसे ही मैं समझने के लिए बात कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सर्कुलर स्पेस लें, इमेजिनरी सर्कल है, मतलब सच में है भी नहीं, है ना। एक मिनट ज़रा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। एक्चुअली ये 2-4 बार हो चुका है हमारे साथ, तो मेरे को बड़ा डर लगता है ये चेंज। अभी देखिए, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना। तो अब क्या होगा इसके अंदर कि फाई जो आएगा इसके अंदर, वो कितना आएगा? वो आएगा B इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका फाई आ गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अब अगर टाइम के साथ ये B बढ़ रहा है तो इस सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, ये देखने की बात है, ये मज़ेदार बात है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण करंट बहता है। व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? करंट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये बड़ी ज़ोरदार बात है। यहाँ पे एक मिनट में इसको थोड़ा सा उधर लेकर के इस लाइन को लिख रहा हूँ। करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी गई है, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। एक्चुअली क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द करंट, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कुछ बातें हैं जो आप लोग जानते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है डायरेक्शन करंट की। चलिए अब आ जाइए हम
बात करते हैं यहाँ से। इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ही करंट बहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट बहता है, करेक्ट। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, आपका बी वेक्टर इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो जब इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपका इनवर्ट बी वेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब करंट क्या कहेगा, वो ईएमआई के अकॉर्डिंग ये उल्टा पैदा करेगा, इनवर्ट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आउटवर्ड ये पैदा करेगा सिस्टम, तो आउटवर्ड इधर आएगा, इधर की तरफ, यानी कि करंट फ्लो ऐसा होगा, यानी कि ये करंट फ्लो होगा। देखिए मैं एरो निकाल रहा हूँ करंट फ्लो का, करंट फ्लो, करंट फ्लो, इसी का यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड था जो टाइम के साथ बदल रहा था। मान लो इस फॉर्मूले से, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या है। ये आपका सर्कल है, हमने ऐसे ही सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल में क्या है कि यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है। इसका कंपोनेंट इधर की तरफ 0 आएगा, इधर की तरफ कंपोनेंट मैक्सिमम है। अच्छा, अब ये यहाँ है तो इसका कंपोनेंट इधर भी आएगा, इसका कंपोनेंट इधर भी आएगा। कंपोनेंट तो किसी का भी लिया ही जा सकता है ना। इसका कंपोनेंट इस साइड में 0 आएगा, इसका कंपोनेंट इस साइड में ऐसा आएगा, इस साइड में ऐसा आएगा, इसका कंपोनेंट इस साइड में 0 आएगा ऐसे। ये मतलब मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं रहा, मैं मस्ती मार रहा हूँ, खाली आपके सोचने का इंतजाम कर रहा हूँ कि विचार का तरीका। इसका कंपोनेंट यहाँ 0 आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। और एक बात है ना, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट नहीं यूनिफॉर्म, बड़ा अंतर है कांस्टेंट में और यूनिफॉर्म में। कांस्टेंट का मतलब होता है टाइम के साथ बदलेगा ही नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है बदल रहा है लेकिन सारा एक साथ बदल रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 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 सब ये तो 0 है ना, सब बराबर आएंगे। आप बात को समझने की कोशिश करें, मैं एक बार इस चीज़ को दोबारा कर रहा हूँ। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड अनलिमिटेड है और यूनिफॉर्म है, राइट, बढ़ रहा है टाइम के साथ, ये कोई लूप बनाया आपने, अब यूनिफॉर्म है, आपका बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सब जगह बराबर ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बदलेगा नहीं, अलग अलग जगह, सब जगह बराबर आएगा अगर आपका बी यूनिफॉर्म है और बदल रहा है तो। लेकिन अगर आपके जो सवाल आता है एग्जाम में, वो इनफाइनाइट स्प्रेड का मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता है, वो लिमिटेड फील्ड आता है एग्जाम में। जैसे आपको एक ऐसा सवाल दें कि एक सर्कल है, ध्यान देना, सर्कल है और ये सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस r है। आप समझने की कोशिश करिए, एक सेंटर है, मैं देखो आपको बता दूं, फॉर्मूला चार्ट का मैं क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ। फॉर्मूला चार्ट देखिए आप अपना, फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 12 ले रहा हूँ मैं, है ना। ये अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लिमिटेड है ये, यानी कि इधर नहीं है, इधर नो मैग्नेट, इधर नो मैग्नेट, बाहर, सारा सर्कल के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री सर्कल है, ठीक है। यानी अब फ्लक्स भी सर्कल में ही चेंज होगा अगर होना है तो इन्होंने फ्लक्स का चेंज दे रखा है। आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, इन्होंने कह रखा है B = A + BT। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये चेंज आएगा इसके अंदर, राइट। अब देखो आप क्या होने वाला है, ये B जो है इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो सिस्टम जो है आउटवर्ड पैदा करने की कोशिश करेगा, आउटवर्ड पैदा करने की कोशिश करेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा, यानी कि ये जो सर्कल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब देखिए
अगर मैं हर पॉइंट पर ज़रा चेक करूं तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी और ये आएगी, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएंगी। अब अगर हम इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ले लें, अगर हम इसका कंपोनेंट इधर की तरफ लेना चाहें तो जीरो ही आएगा हमेशा। अगर हम इसका कंपोनेंट इधर या इधर लेना चाहें तो जीरो ही आएगा, इसका कंपोनेंट भी इधर या इधर लेना चाहें तो जीरो ही आएगा, है ना। लेकिन ये कंपोनेंट आएंगे, ये कंपोनेंट, थोड़ा लाइन टेढ़ी चल गई, ये कंपोनेंट आएंगे, है ना। ये कंपोनेंट आएंगे, राइट। अब आप देखिए जरा कि मैं अगर इसका एक पार्ट चेक करूं, आधे दो टुकड़ों में बांट दूं, तो दो टुकड़ों में अगर आप बांट रहे हैं तो एक चीज आपको दिखाई देगी, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, यानी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ये इधर हो गया, ये अपोजिट हो गया, यानी यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इसके कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने वाला नहीं है, इसके कारण कोई ईएमएफ पैदा होने वाला नहीं है। ईएमएफ इसके कारण पैदा होगा जिसका चेंज हुआ है। आपको पता है ना ईएमएफ का मतलब क्या होता है, कि अगर इलेक्ट्रिक ये जो है ये और ये दोनों सेम है, सेम पोटेंशियल में तो डिफरेंस नहीं आया, राइट। यहाँ देखिए क्या होने वाला है, यहाँ भी आपके ये और इसकी डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये डायरेक्शन पलट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पूरे के पूरे सर्कल को चेक करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेंस आने वाला है वो इस तरह का आने वाला है। आप समझने की कोशिश करना, ये सर्कल है, मैं इसका ये एक डायमीटर बना देता हूं। अब देखिए डायमीटर पे चेक करो आप, इसका डायरेक्शन केवल इधर ही है, इसका कोई कंपोनेंट इधर या उधर नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आने वाला है, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम यहाँ होने वाली है, दिस इज ई मैक्सिमम, करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ भी मैक्सिमम होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EMAX, ये आएगा EMAX, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा यहीं पर है, सबसे ज़्यादा यहीं पर। डायरेक्शन अपोजिट है वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर तो इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा इधर, यानी कि ये जीरो है, ये जीरो है। यहाँ से क्या होगा, ये मैक्सिमम है, यहाँ पे कंपोनेंट जीरो है, यानी कि धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा। समझ रहे हो क्या, ये यहाँ पे जीरो आ गया, फिर इधर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। हो सकता है मेरा डायग्राम ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा होगा, है ना। इस तरह से आप इस बात को समझिए, यानी कि ये जो है ना, ये पॉइंट जीरो वाला है, जीरो वाला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपको अलग दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है, लेकिन हम एज ए सर्कल देखते हैं तो ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन दिखाई देती है, फ्लो जो है ना सेम डायरेक्शन में है, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो हम यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम मान सकते हैं, पोटेंशियल सेम मान सकते हैं, यानी यहाँ और से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। क्योंकि अगर हम एज ए सर्कल देखते हैं तो आपके एरोज ऐसे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन है, सर्कुलर सारा का सारा जो है ना, ये एरो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर हम यहाँ सर्कल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ। अब हम जरा चेक करते हैं कि क्या है हमारा फाई। फाई आपका आएगा B इंटू ए, तो B है आपका A प्लस BT इंटू एरिया है पाई आर स्क्वायर, राइट। आप जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक करो, वो सॉरी EMF, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF कितना आएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि आपके पास में ये ए का तो जीरो हो जाएगा, ये बी आ जाएगा और पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, बस इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा, है ना। हाँ इतना ही आएगा ये, करेक्ट।
अब ये जो ई आया है बी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो फंडामेंटली क्या है कि ये कंप्लीट ईएमएफ आया है जो इस करंट को कंप्लीट फ्लो करेगा, पूरे में फ्लो करेगा इस करंट को, है ना। अब इन्होंने हमसे पूछा है ए से ई का चेंज बताइए, और ई से डी का चेंज बताइए, और डी से सी का, सी से बी का, इसका। तो देखिए क्या होने वाला है। ये वाला जो हमारा ईएमएफ आया है, दिस ईएमएफ इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द कंप्लीट सर्कल, जिसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो हम यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ले रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर अगर ये b पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पर b अगर पाई आर स्क्वायर बाई 2 है और ये b इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, राइट। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये b जो होने वाला है b इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 आएगा, और यहाँ पर जो है जैसा इन्होंने कह रखा है ना, आप सवाल को पढ़िए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिफरेंस ये यहाँ पर कम होगा, इसका ये कम होगा, डिफरेंस तो जीरो आने वाला है, तो ये यहाँ पर इधर इसी तरह से इधर भी बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो दोनों मिला करके ये टोटल होगा। अब ये बी पाई आर स्क्वायर बाई 4 यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 का, और इसका बीच का बताओ कितना आएगा, इसको और इसको टोटल करके 2 का भाग लगाओ, तो ये 3/8 बी पाई आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर भी 3/8 बी पाई आर स्क्वायर आएगा, राइट। तो अब देखिए आप डिफरेंस जो यहाँ से यहाँ तक आने वाला है वो कितना आया, 3/8 बी पाई आर स्क्वायर माइनस बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 है। यानी कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना आएगा, 8 लगाओ ज़रा एलसीएम, बी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 3 - 4 आएगा। नहीं, एक्चुअल में ये अपन सब्ट्रैक्ट गलत कर गए, इधर इसको माइनस करना था, इधर को इसको प्लस करना था, यानी 4 - 1 आएगा, 4 - 3 आएगा, सॉरी 4 - 3 आएगा, यानी कि बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 आएगा। ये इक्वल डिवीजन कर रहे हैं हम, और यहाँ से यहाँ तक भी वो बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 आएगा, यहाँ से यहाँ तक भी बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 आएगा, यहाँ से यहाँ तक भी बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 आएगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो ईएमएफ डेवलप हुआ है वो इतना डेवलप हुआ है जिसमें से आधा टुकड़ा आधे सर्कल के लिए काम आएगा, आधा टुकड़ा आधे सर्कल के लिए काम आएगा, ठीक है। ये क्योंकि कंप्लीट ईएमएफ जो हुआ है ना वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पैदा करेगा, ये इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये सच में पैदा होती है, सच में पैदा होती है, एकदम रियलिस्टिक है। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर एक खास बात होती है कि क्लोज लूप होती है, ये आप नोट कर लीजिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी क्लोज लूप। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कैन नॉट बी क्लोज लूप, है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी क्लोज्ड लूप, है ना। whereas but actual electric field lines were never closed loop, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं थे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी क्लोज लूप बट एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर नेवर क्लोज लूप। ये आपका जो है ना, यहाँ पर ये जो है मैंने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल को थोड़ा सा जो है ना आपको कॉम्प्लेक्सिटी है, लिटिल, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आपका बी ये था, आपका ये चेंज हुआ, ये यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ रहा है ये जो ईएमएफ पैदा हुआ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि ईएमएफ तो पूरे सर्कल में पैदा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि ये क्लॉकवाइज में, जैसे सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा आएगा और इधर से लेके इधर तक में आधा आएगा, यानी कि पूरा ईएमएफ इस तरह से आने वाला है, राइट। तो अगर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 2 है
तो इधर भी पाई आर स्क्वायर पॉइंट 2, अपन ने इसको जीरो लिए, मतलब इनको दोनों को सेम लिया है, डिफरेंस अपन ने सेम लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि ईएमएफ यूज में नहीं आ रहा है, ईएमएफ यूज में आ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है। आप इसको है ना जो 4-5 टुकड़ों में बांट करके देखो, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन चली, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन चली, तो चलिए एक काम करते हैं, ये जो ईएमएफ है ना, आप इस तरह से मत देखो, अगर आपको सब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझ में कम आता है, आप इसको सिंपली देखो कि पूरा सर्कल था, सर्कल का पूरा ईएमएफ आया पाई बी आर स्क्वायर, ये पूरा आया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में थ्रो कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इस कंप्लीट ईएमएफ को मैं 4 बराबर हिस्सों में बांट दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस आएगा पाई बी आर स्क्वायर बाई 4, पाई बी आर स्क्वायर बाई 4, पाई बी आर स्क्वायर बाई 4, और ये आएगा पाई बी आर स्क्वायर बाई 4, है ना। ये लीजिए, ये 4 आ गए बराबर बराबर। लेकिन अब हमारे सामने समस्या कुछ अलग है, ये केवल इसी में है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ही है ये प्रॉब्लम। पता है क्या, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन जो है ना, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला एरो और ये वाला एरो, अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करो और यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करोगे ना, ये एरो, एक मिनट ज़रा, हाँ, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर यहाँ अगर अपन इसके उसको चेक करेंगे ना, इस कोऑर्डिनेट को, इस वाले कंपोनेंट को, देखो आप, ये जो कंपोनेंट है, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम है, यहाँ उल्टी हो रही है, यहाँ उल्टी हो रही है, राइट। इसलिए ये इस तरह का वो आ रहा है कि अब ये डायरेक्शन एकदम से पलटी खा गई यहाँ पे, ये वाले इस कंपोनेंट की डायरेक्शन पलटी खा गई, और यहाँ पर जो है ना इसकी खा रही थी पलटी। तो अब अपन को क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वो चाहिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उस लाइन को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फ्री में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं चलती है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब ये ईएमएफ बढ़ रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर आप कहोगे यहाँ से लेके यहाँ तक भी बढ़ रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी बढ़ रहा है। सोचो ज़रा, ऐसे कैसे हो सकता है इस दुनिया में, सोचो। ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लक्स बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ईएमएफ के कारण हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज। ये कैसे हो जाएगा? बढ़ना ही बढ़ना कैसे हो जाएगा ज़िंदगी में? किसी दिन घटना भी तो होगा, ये चक्कर है। इसलिए इसको जो है ना, सबसे बढ़िया तरीका है इसको लिखने का कि आप यहाँ का, इधर का फ्लक्स आधे टाइम लिखो, इधर का फ्लक्स आधे टाइम लिखो। यहाँ का फ्लक्स ले लो बी पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ का फ्लक्स ले लो पाई बी आर स्क्वायर बाई 2, राइट। तो इधर का ये बी पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ तक आपका बढ़ा, फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे कम हो गया, और हो भी रहा है वैसे एक्चुअल में। आप वहाँ से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा था, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे वापस बहुत ज़्यादा हो गया। तो यानी ये चीज़ हो भी रही है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक पाई बी पाई आर स्क्वायर बाई 4 आया। अब इसके 2 टुकड़े करो, तो यहाँ से यहाँ तक का आधा चेंज आएगा, यहाँ से यहाँ तक का आधा चेंज आएगा। तो ये जो पाई बी आर स्क्वायर बाई 2 था ना यहाँ पे, इसमें से आप माइनस पाई बी आर स्क्वायर बाई 8 एक बार घटा दो, तो आपके पास में ये आ जाएगा 3/8 पाई बी आर स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ लिखा था। और फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। आप अपने आंसर चेक करो। तो ये डिफरेंस चाह रहे हैं, इनको ज़्यादा मतलब नहीं है। आप देखिए सवाल वाला यहाँ और यहाँ का डिफरेंस चाह रहा है, वो 0 आएगा, राइट। और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस चाहता है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस चाहता है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस चाहता है। तो आप देख लीजिए, है ना, वो एकदम सही आ रहा है, केवल डिफरेंस चाह रहे हैं आपसे। तो यहाँ से बी पाई आर स्क्वायर बाई 8 आएगा, यहाँ से पूरा बी पाई आर स्क्वायर 8 जुड़ जाएगा, और यहाँ से बी पाई आर स्क्वायर 8 आएगा। यानी कि आपका आंसर 0 पाई आर स्क्वायर बाई 8 और ये आएगा। ये एक्चुअल में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा होती है वास्तव में।
इवन मैं आपको एक जोरदार बात बताऊं कि अगर आप एक पहिया लेवें, लकड़ी का एक पहिया ले लो और उसमें आप एक तांबे का तार फंसा दो, सर्कल, मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, कॉपर की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। अब अगर आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बदला तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे तो आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इंक्रीज करेंगे इनवर्ड तो ऐसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर आप इनवर्ड को डिक्रीज करेंगे तो वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। आपको मैं बता दूं कि ये काम आप घर पे कर सकते हो, आपका हिल जाएगा पूरा जो लकड़ी का एक छोटा सा जो है ना कार्डबोर्ड का एक गोला बनाओ, कार्डबोर्ड का पहिया आता है ना, ये एक्सपेरिमेंट है, मतलब आप घर पे कर सकते हो। कार्डबोर्ड लो, उस कार्डबोर्ड पर एक तांबे का तार जो है ना खींच करके लपेट दो, उस पर कार्डबोर्ड पर लपेट दिया। अब आप एक मैग्नेट को पास में दूर में पास में दूर में पास में दूर में ले जाइए, आप देखेंगे कि वो पहिया है ना जो घूमेगा, और एक बार ऐसे घूमेगा एक बार ऐसे घूमेगा, आप जैसा करेंगे उसके उल्टा। कारण क्या होगा उसका रीज़न होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा हुई और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको घुमा रही है, उसमें फोर्स पैदा कर रही है, उसमें टॉर्क पैदा कर रही है। ठीक है, चलिए हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये करेंगे। अच्छा, टॉर्क कितना पैदा होगा? टॉर्क पैदा होगा फोर्स इंटू आर, यानी कि क्यू ई इंटू आर, ये टॉर्क पैदा होगा, राइट। इस टॉर्क को आप आई अल्फा लिख सकते हो, आई अल्फा को आप क्या लिख सकते हो? डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो? डी ओमेगा को आप जो है ना वो भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। अच्छा, टॉर्क को आप एक चीज़ और लिख सकते हो, टॉर्क को आप डी एल अपॉन डी टी भी लिख सकते हो। एल क्या है? एल है एंगुलर मोमेंटम, ये पूरी की पूरी मैकेनिक्स वाला मामला है, एंगुलर मोमेंटम, राइट। आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आपके पास में मैंने जो है ना डीपीपी भेजी है, अगर आपसे ये सवाल बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे को जहाँ तक लगता है, ध्यान दीजिए, आपसे ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के तो बन ही गए होंगे, ये तो मैंने ही करवा दिए थे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे को लगता है आपसे बन जाएगा, है ना, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे हो जाएगा बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आप कहेंगे तो एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं कराऊंगा, 14 आपसे हो जाएगा, 15 भी आपसे हो जाएगा, राइट। फिर भी अगर नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं करवा दूंगा, ओके। अब हम आते हैं सेल्फ इंडक्शन पर। देखिए, सेल्फ इंडक्शन वैसे तो मैं आपको, जहाँ तक डेफिनेशन का सवाल है, वी हैव ऑलरेडी डन इट कंप्लीट, हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, सेल्फ इंडक्शन मैंने कहा था कि जब एक सिंगल कॉइल में करंट फ्लो हो रहा हो और उसके कारण चेंज आ रहा हो, तो उसी को हम, उसके कारण जो पैदा होता है उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। कि इस कॉइल के अंदर हमने वेरिएबल करंट फ्लो किया है, वेरिएबल करंट फ्लो किया है, तो डी आई अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इटसेल्फ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट in coil itself, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल इटसेल्फ, ये डी आई अपॉन डी टी आया। अब जब ये डी आई अपॉन डी टी यहाँ पर आ गया है ना, तो आप ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उसको हम कहते थे माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी कंपेयर्ड विथ माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो हमारे पास में इसको हम जो है दोनों तरफ से अगर लिखते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसलिए इस माइनस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं लिख सकता हूँ इसको d अपॉन डी टी, ज़रा चेक करना, एल आई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। आप इसको चेक करिए, एल आई बराबर फाई मैग्नेटिक, ये हुआ। अब आपके पास में 2 फॉर्मूले आ गए, उन 2 फॉर्मूलों से मैं थोड़ी देर के लिए बातें करूंगा जो आपको समझ में आएंगी बड़े आराम से। पहला वाला फार्मूला आ गया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है, करेक्ट, ओके। ये माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब हम इसको कहेंगे फाई एम बराबर एल आई, फाई एम बराबर एल आई। ये 2 चीज़ें आ गई हमारे पास, और इन दोनों से आपका एल डिफाइन होता है, एल की डेफिनेशन निकल करके आती है। कैसे? देखो, इफ डी आई अपॉन डी टी
इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड, then E will be equal to what? माइनस एल, माइनस एल। इस L को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसको L I बोल दो अगर आप थोड़ा सा इंडक्टेंस लिखाना चाहते हो तो, कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, L लेंथ नहीं है ना। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल is equal to that induced EMF। ध्यान दीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इज इक्वल टू दैट इंड्यूस्ड EMF विच इज क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड, एक ही बात है ना, विच इज क्रिएटेड ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। तो देन दीजिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इज इक्वल टू दैट इंड्यूस्ड EMF विच इज क्रिएटेड ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट यूनिट हो तो अच्छा। अब देखिए यहां से दूसरे वाले फॉर्मूले से भी L निकाला जा सकता है। वो L कैसे निकाला जाएगा? इस फॉर्मूले से देखो, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ है ना, इससे मैं L निकाल रहा हूँ। देखो क्या, इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन फाई इक्वल टू व्हाट? फाई इक्वल टू L आएगा, राइट। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी डिफाइंड as the self inductance of a coil can be defined as the magnetic flux linked with the coil, due to unit current flow। जैसे किसी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो करें कि यूनिट करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो उसके L के बराबर होगा, इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर। चलिए अब हम सेल्फ इंडक्टेंस की कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, है ना। सेल्फ इंडक्टेंस की कैलकुलेशन, कोई सी भी कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आए, फॉर्मूला यही है, L इंड्यूस्ड EMF इंटू I इंटू करंट। तो L I क्या है? L I है सेल्फ इंडक्टेंस, I माने इंडक्टेंस, इसको हम फाई मैग्नेटिक अपॉन I बोलेंगे। ये आपका आंसर है हमेशा। दिस इज दी सेल्फ इंडक्टेंस। कहीं भी किसी में भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एक सोलेनॉइड है, अब इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, राइट। तो देखो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बड़े आराम से निकाल देता हूं मैं। इसके लिए B बताइए कितना होता है सोलेनॉइड के लिए? म्यू नॉट N I करंट है, तो म्यू नॉट N कितना आएगा बेटा? कैपिटल N अपॉन L इंटू I, ये इसकी लंबाई है। अब इसमें फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स इसमें आएगा B इंटू A इंटू N नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल। अच्छा जी, तो A कितना है? BA N है ना ये। चलो अभी हम A भी यहाँ लिख दें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ देखो सोलेनॉइड के लिए B को लिखो आप म्यू नॉट म्यू आर भी लिख दो, क्योंकि हो सकता है मटेरियल भी अंदर डला हुआ हो। नहीं डला हुआ है तो 1 लिख देना म्यू आर को, है ना। तो म्यू नॉट म्यू आर N I अपॉन L, ये तो B है बेटा, और N इसका नंबर है ये वाला। ये देखो ये B की वैल्यू और N की वैल्यू दोनों अलग अलग है। A है पाई R स्क्वायर, उसके अगर रेडियस R है तो क्रॉस सेक्शन आएगा। ये आपका फाई आ गया। तो आपका L I क्या आएगा? इंड्यूस्ड EMF, ये लेंथ है इसकी। ध्यान दीजिए दोनों, ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है भाई। इसको ऐसा करो, लेंथ को स्मॉल l करो, है ना। ये वाली लेंथ है, इसको कैपिटल L मत करो, लेंथ को स्मॉल l लिखो, जिससे कि कहीं चेक करना पड़े। अब देखो इंड्यूस्ड EMF क्या आया? इंड्यूस्ड EMF आया आपका फाई अपॉन I, करंट का भाग लगाना है।
करंट का भाग लगा दीजिए, ये आएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। करेक्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है एक सर्कुलर कोइल का, ये सर्कुलर कोइल में करंट बह रहा है, तो जब सर्कुलर कोइल में करंट बह रहा है तो इसके सेंटर पर बी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आपको पढ़ाया था हमने, आई करंट है, इसको स्मॉल आई लिख दो, म्यू नॉट स्मॉल आई अपॉन 2r, ये करंट हो गया, ये सेंटर पर है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि ये सेंटर पर है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो मैं बताता हूँ क्या है। ये सेंटर से अगर थोड़ा सा हम इधर खिसकेंगे तो बिकॉज ऑफ दैट पोर्सन बी घटेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पोर्सन बी बढ़ेगा, यानी कि अंदर लगभग कांस्टेंट ही रहता है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट करेक्टली कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, जैसे सेंटर से हम थोड़ा सा इधर की तरफ खिसके तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस करंट इंक्रीज होगा, जितना इधर से डिक्रीज होगा उतना इधर से इंक्रीज होगा अप्रोक्सीमेटली, यानी कि टोटल मिलाकर के बी कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम फाई कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई क्या आएगा, बी इंटू ए, बी कितना है, बी है म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन 2r, ये आपका बी है, ए कितना है, पाई आर स्क्वायर, आप आर से आर उड़ा दीजिए, आपके पास में फाई आ गया कितना, म्यू नॉट म्यू आर पाई आर आई अपॉन 2। अब देखिए एल आपको चाहिए ना इसका, तो एल है फाई अपॉन आई, आप निकाल दीजिए, ये आपका आ गया। अगर एन टर्न्स हो तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ, ये एक टर्न के लिए निकाला, एन टर्न्स हो। अगर आपके मान लो सर्कुलर उसका ट्रायंगुलर उसका निकालना है लूप का, कि ट्रायंगुलर लूप, मैंने आपको ट्रायंगुलर लूप करवाया था, सेंटर पर बी की वैल्यू बताई थी ना, आप उसको कांस्टेंट मानिए, जो बी की वैल्यू निकाली थी ट्रायंगुलर लूप में। मैंने आपको स्क्वायर का भी बताया था, स्क्वायर का भी मैंने बी निकलवाया था सेंटर पर, मैग्नेटिक फील्ड क्या नाम था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, ये था। तो ये जो है ना, इसके अंदर आपको ये भी निकलवाया था, ये भी निकलवाया था, आप इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं कि बी आपने को जो निकलवाया था वो रख दें और इसका एरिया निकाल दें, इसका एरिया निकाल दें। एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का, इसको आप कर देंगे फाई, है ना। आपके एल क्या आता है, एल हर हालत में फाई अपॉन करंट आता है, एल हर हालत में फाई अपॉन करंट आता है, एल जो आता है ना आपका, वो हर हालत में फाई अपॉन करंट आता है, राइट। यहाँ पर भी आपके बी इसका निकला हुआ है आपका, तो आप इसको कांस्टेंट मान ले में और एरिया लिख दें, एरिया इसका क्या आ जाएगा, बी इंटू पाई ए, बी इंटू ए स्क्वायर आएगा इसका, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू स्क्वायर, साइड का स्क्वायर आ जाता है, आप निकाल सकते हैं बी। यानी अलग अलग तरह के आपको एल दिए जा सकते हैं। चलिए, ये सेल्फ इंडक्टेंस की बातें हुई, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे सेल्फ इंडक्टेंस के सवाल हो सकते हैं आपके पास, और वो अलग अलग सिचुएशन में बना के दे सकते हैं आपको, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, सेल्फ इंडक्टेंस सर्कुलर कोइल के लिए मैंने अभी भी प्रूव करवा दिया, ये रहा। देखो आपका फॉर्मूला चार्ट देखिए, प्लीज़ ओपन योर फॉर्मूला चार्ट। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस की दोनों डेफिनेशन है, सर्कुलर कोइल के लिए, सोलेनोइड के लिए मैंने प्रूव करवा दिया। देखिए ये रहा सोलेनोइड का प्रूफ, कहाँ गया भाई, सोलेनोइड का प्रूफ कहाँ गया, ये रहा सोलेनोइड का प्रूफ, ये आपके सोलेनोइड का इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, है ना। और सर्कुलर कोइल का इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, एक इन्होंने यहाँ पे टोरॉइड का लिख रखा है, ये मैं प्रूव करवाऊँगा आपको, है ना। ये हम अभी नहीं कर रहे, आपको मैं इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन कराऊंगा इसका, टोरॉइड वाला। मैं बात कर रहा हूँ अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की। एक्चुअल में सच्ची बात बताऊँ क्या मैं, सच्ची बात तो ये है कि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करनी नहीं चाहिए। आप कहोगे वाह क्यों भाई, कारण ये है कि कैलकुलेशन सारी सेम है, कुछ कैलकुलेशन में पंगा ही नहीं है। देखिए कैसे, मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, 100% सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, नहीं मतलब बस दो चीज़ें आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, एक कॉइल प्राइमरी कॉइल है और एक कॉइल सेकेंडरी कॉइल है, दोनों पास पास रखी हैं। प्राइमरी कॉइल में हम कुछ करते हैं, प्राइमरी कॉइल में हम वेरिएबल करंट फ्लो करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में अपने आप ही ईएमएफ पैदा हो जाता है।
ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे गैलोमीटर लगा के हम इसका डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं। ये सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ आया। रूल क्या है? रूल है E इक्वल टू क्या? माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, डी आई वन अपॉन डी टी। ये थोड़ा सा है यहाँ पर। आई वन यानी प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी कॉइल का करंट, और ये ईएमएफ है सेकेंडरी करंट कॉइल में, है ना, सेकेंडरी कॉइल में। अच्छा, इसको अब मैं पता है क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा माइनस ई डी फाई टू अपॉन, एक मिनट, माइनस डी फाई टू अपॉन डी टी। ये बड़ी, बस 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 ये चीज़ आप पकड़ गए ना तो आपका काम हो गया। ये असली चीज़ है यहाँ पर। ये वाला थोड़ा सा खतरनाक काम है, इसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ। ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़। पता है क्या है? प्राइमरी कोइल का तो आपको करंट लेना है और सेकेंडरी कोइल का फ्लक्स लेना है, तब आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा सेकेंडरी कोइल, है ना। हाँ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ई टू इज, ई टू इज, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोइल। प्राइमरी कोइल वो है जिसमें आपने करंट फ्लो किया है ना। तो देखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोइल। अच्छा, एक बात और है, जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे ना, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड सेकेंडरी कोइल का ही निकालेंगे भी, प्राइमरी का निकालेंगे भी नहीं, प्राइमरी का निकालेंगे भी नहीं हम। तो E2 इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कोइल। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कोइल की मैं बात करूंगा तो मैं पता है क्या करूंगा? माइनस एम तो लिखूंगा ही लिखूंगा, डी आई वन अपॉन डी टी तो लूंगा मैं प्राइमरी का, लेकिन फ्लक्स लूंगा मैं सेकेंडरी का। बस इतना सा इसमें खेल है, बाकी सब काम वो का वही है। अब देखो, अगर मैं इसको 1 एम्पियर पर सेकेंड लिख दूं तो मैं कहूँगा कि मैग्नेटिक वो म्यूचुअल इंडक्टेंस M, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड EMF in the secondary coil when rate of current flow in the primary coil is 1 ampere per second, that is unit। जैसे अपन ने वो डिफाइन किया था ना, वैसे ही डिफाइन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को लूँ तो फ्लक्स φ2 बराबर आ जाएगा m इंटू आई वन। ये लो जी, फ्लक्स φ2 बराबर m इंटू आई वन आ जाएगा। सारे के सारे कैलकुलेशंस वही हैं, बस अब ध्यान ये रखना है कि फ्लक्स लेना है सेकेंडरी में और करंट लेना है फर्स्ट का, और जो है ना कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है आपको। जैसे मान लो आपके पास एक बड़ी कॉइल रखी है, अब आपके पास एक छोटी कॉइल अंदर डाल दिया आपने। अब दोनों का आपको वो निकालना है, क्या बोलते हैं ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो, इस बड़ी के अंदर छोटी आपने डाल रखी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। मान लो इसमें करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, तो आप क्या करेंगे? बड़े वाले का बी लेंगे, बड़े वाले का बी निकाल देंगे, निकाल दिया बी। अब छोटे वाले का फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स क्या आएगा? फ्लक्स आएगा एन बी ए, छोटे वाले का एरिया, छोटे वाले का एन, और जो बी आया है वो बड़े वाले का। यानी कि आपका φ2 पता है क्या आएगा? φ2 आएगा आपका B1 A2 N2। ये लो, ये φ2 आएगा। ये बात, असली मुद्दे की बात ये है। φ2 आएगा B1 पहले वाले का और A2 एंड N2 दूसरे वाले का, वो उसका फ्लक्स आएगा φ2। चलिए देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी बड़ी कोइल है और ये आपकी छोटी कोइल है। अब आपके बड़े कोइल में करंट बह रहा है, मान लो ये I1 है, ये I1 है। अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दोनों का, तो कैसे करोगे? आप क्या करेंगे? B1 तो लेंगे बड़ी वाली का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण पैदा हो रहा है, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इसमें तो इंड्यूस होगा। तो B1, और एरिया लेंगे आप दूसरे वाले का, इसको हम दूसरा बोल देंगे। अगर इसमें टर्न है तो आप N2 भी ले लेंगे। फिर आपका ये φ2 आ गया, φ2 आ गया। आप क्या लिख देंगे? M इंटू आई वन, सॉरी M इंटू आई वन, जो भी करंट है। हो सकता है आपको ऐसा दे दे में कि आपको सर्कुलर कोइल दे दी, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया बीच में, कोई बात नहीं, स्क्वायर ले लीजिए आप। तो आप ले लेंगे B1 इंटू स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, बराबर आपका φ2 आ गया, बराबर M I1 आ गया। अलग अलग सिचुएशन बना देंगे वो आपको। M कैलकुलेट करवाएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है
तो ट्रायंगल यहाँ पर एक सर्कल दे दिया आपको। अब ट्रायंगल में उन्होंने करंट दे रखा है, तो ट्रायंगल के कारण आपको बी निकालना है। तो आपका वो करंट है I1, आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे फ्लक्स। 2 ये है, 1 ये है ना। हाँ, ज़्यादातर ये बाहर 1 रखेंगे, अंदर 2 रखेंगे, क्योंकि उनको फ्लक्स चाहिए ना पूरा कैलकुलेट करवाने के लिए। करवाएंगे कैसे कैलकुलेट है, 1 मिनट ज़रा। हाँ, उनको फ्लक्स चाहिए पूरा कैलकुलेट करवाने के लिए। फ्लक्स नहीं होगा तो कैलकुलेट कैसे होगा। अंदर वाले कारण बाहर का फ्लक्स जो है बड़ा कम आएगा, बहुत कम आएगा, तो वो करवाएंगे नहीं। तो φ2 बराबर क्या आएगा आपके पास में, b बनाएगा, और उसका एरिया जो भी आएगा अंदर वाले का, मान लो अगर सर्कुलर है तो पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है जी। जैसे आपको ये स्क्वायर दिया, 1 मिनट मैं थोड़ा सा, ये आपको स्क्वायर दिया है ना। अंदर अब आपके यहाँ पर सेंटर पर वो क्या क्या रख सकते हैं, सेंटर पर सर्कल रख सकते हैं, सेंटर पर छोटा स्क्वायर रख सकते हैं, सर्कल पर आपका क्यूब रख सकते हैं, सर्कल पर हेक्सागोन रख सकते हैं। बी तो आपको इसका लेना है, वहाँ पे जो भी रखा है उसका एरिया लेना है ना। तो कुल मिलाकर के φ2 क्या आएगा, φ2 आपका फिर ये MI1 आएगा। तो आपका जो M आया है वो क्या आएगा बताओ, वो आएगा φ2/I1। बस कंसेप्ट ये है, ये M आ गया आपका, यानी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना आ गया। इसके अलावा जो है ना ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, 1 मिनट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, ये रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इजी है जी, इजी, एकदम आसान आसान टॉपिक्स हैं। ये आपका 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 ये होता है, राइट। अच्छा, ये तो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन है, कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन। कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे आपका एक L है, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन, कि आपने बाकायदा जोड़ दिया है तार से। ये सीरीज है तो इसका L आएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये तो ये आ गया, राइट। अगर आपने 4 पैरेलल जोड़े हैं, देखिए एक तो होता है जोड़ देना और एक होता है न जोड़ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चारों को आपने बाकायदा तार लगा करके जोड़ डाला है, जोड़ दिया जब तो ये फॉर्मूला लग गया आपका। न जोड़ा है तब भी आपका कुछ ना कुछ होगा, ये क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट आएगा ना तो वो आगे तक आएगा। ये आपका 1/L आ गया, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। अब क्या है, एक अलग तरह की चीज़ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 इंडक्टर्स विदाउट, मतलब विद द मैग्नेटिक लिंकिंग, उनकी मैग्नेटिक लिंकिंग भी होती है, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा, फिलहाल अभी नहीं बात कर रहा, मैं करूंगा बाद में बात, है ना। फिलहाल मैं जो है ना एनर्जी स्टोर्ड एंड पावर वगैरह के बारे में बता दूं। एनर्जी जो होती है ना उसके बारे में एकदम क्लियर बात है। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, राइट। या आप ये कहिए पावर बराबर होता है d/dt एनर्जी, ये होता है पावर बराबर d/dt एनर्जी, यही तो होता है पावर, है ना। हाँ, राइट। पावर होता है बेटा E/I, ये आपका पावर होता है हमेशा। EMF इंटू करंट, ये पावर होता है। जब आपके पास में EMF इंटू करंट पावर आ गया तो ये आपका क्या है, d/dt इंटू एनर्जी, अब देखो E को क्या कहते हो आप, E को कहते हो आप LdI/dt, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं केवल, आई एम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये d/dt ये एनर्जी है बेटा, E नहीं, इसको एनर्जी बोल दो जरा, पूरा ही बोल दो, है ना। तो dt से dt कैंसिल हो। अब आपके पास में आ गया है LI/DI, इट इज इक्वल टू D एनर्जी।
तो आपके पास में एनर्जी कितना आ गया, एनर्जी बराबर आपके पास में आ गया है 1/2 Li²। इंटीग्रेट कर दो, ये आपका एनर्जी आ गया 1/2 Li² आपकी एनर्जी आ गई। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो वो तो आप निकाल ही लेंगे बड़े आराम से, है ना। वो एनर्जी डेंसिटी की बात अगर कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी, तो आपका क्या आएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आएगा। तो आपका जो एनर्जी है वो 1/2 Li² है ना। वॉल्यूम आपका क्या आएगा, वॉल्यूम तो आपका जो भी एरिया है और उसकी लंबाई आ जाएगी, वो वॉल्यूम आ जाएगा। आप तो वो आप कर सकते हैं, है ना। इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा आपको, ये जो है ना एनर्जी डेंसिटी को हम और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, तो दैट वी विल डू इट, राइट। हाँ, साइनसोइडल ईएमएफ के बारे में हम अभी बात नहीं करना चाहते, वैसे मैं आपको बता दूंगा, है ना। ट्रांसफॉर्मर का भी बात फिर अपन बाद में ही कर लेंगे, अभी काफ़ी हो गया आपके लिए, है ना, काफ़ी हो गया। आप थोड़ा सा जो है ना ये ईएमआई के जो क्वेश्चंस हैं वो करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा बस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बता दी तो आपका चैप्टर ही एंड हो जाएगा, फिर तो चैप्टर अभी ख़त्म हो जाएगा आज ही, तो अपन इसको आज नहीं ख़त्म करना चाहते। ट्रांसफॉर्मर बताएंगे। अब देखो इस चैप्टर में थोड़ी सी चीज़ें बच गई हैं, ट्रांसफॉर्मर वाली बात बच गई है, प्लस जनरेटर एंड मोटर, ये दो मतलब 2-3 चीज़ें बच गई हैं, एक लेक्चर की चीज़ बची है। लेकिन इसके क्वेश्चन जो है ना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान सवाल है, यानी कि उस तरह के नहीं है जैसे परेशान हो जाते हैं ना उसके अंदर। इसमें बस ये जो फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चन है ये थोड़े से कंज्यूमिंग है, जो आप लोगों को मैं करवा ही दूंगा सारे। बाकी जो डीपीपीज में क्वेश्चन है वो सब मस्त हैं, आप आराम से निकाल दो, सारे उड़ा दो, मतलब मेरी ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला चार्ट वाले मैं आपको करवा ही दूंगा सारे, ठीक है। चलिए, नमस्ते।